वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएसआई यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 52 साउंड एंड वेव पार्ट थर्ड। अगर साउंड एंड वेव का पार्ट 1 मिस कर दिया है, बेसिक मिस किया है, पार्ट 2 मिस किया है, बेसिक मिस किया है, क्योंकि उसके बिना आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर पीछे की क्लास मिस आपने की है तो इस क्लास के बाद में एक बार उनको भी जरूर से देख लेना, ताकि अच्छे से आप साउंड और वेव क्लियर कर सकें। जो अब तक आपका क्लियर नहीं था वो अब क्लियर होगा, जो अब तक न्यूमेरिकल नहीं होता था वो आज होगा, क्योंकि आज न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी हम टच करेंगे, यानी न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले वगैरह भी आज की क्लास में डिस्कस होंगे। यानी आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें और एक बार लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट लगा दें, और अगर हो सके तो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दे अपने ग्रुप में। क्लास को शेयर करोगे, जितना प्यार और सपोर्ट आपका बरसेगा उसी कंडीशन में फुट के इधर से कॉन्सेप्ट निकलेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे वेव मोशन। तो वेव मोशन आपका लेक्चर नंबर 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शाबाश 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 बेटा, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आज का जो पार्ट है बहुत बहुत अहम होने वाला है। आज के जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत अहम होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, वेव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके चलते हैं। वेव्स में जो अपने कल फिनिश किया उससे आगे चलते हैं। कल हमने पॉइंट नंबर 5 तक क्लियर कर लिया था। स्पेशल जो पॉइंट था उसका पॉइंट नंबर 6 तक हमने कल क्लियर कर लिया था, और आज पॉइंट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। और पहला ही पॉइंट एक न्यूमेरिकल तैयार करके देता है। आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल बनता है जो यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट को लेकर बनता है, और पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर तैयार करना है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका कोणीय तरंग संख्या, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको कैसे हमने लिखा है इसको समझिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है। न्यूमेरिकल बनता है, मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, चाहे प्लस पे हो चाहे स्पेशल में हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर क्या है इसको समझते हैं। बेटा 2 पाई का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसमें वेवलेंथ की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। 2 पाई की जो दूरी है इसमें आपके कितने वेवलेंथ है, यानी नंबर ऑफ जो वेवलेंथ है इन 2 पाई डिस्टेंस, जो 2 पाई का दूरी है उसमें जो वेवलेंथ की संख्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उसी को हमने वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। यानी के बराबर 2 पाई बटा लेमडा, 2 पाई बटा लेमडा के प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रूप में यहां पर भी मैंने लिख के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं। शायद कल लास्ट में अपने इस फॉर्मूले पे बात कर लिया था, रेडियन प्रति मीटर। शायद ये चीज हमने कल क्लियर कर ली थी, रेडियन प्रति मीटर। क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दीजिए। वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दीजिए। आपका कमेंट थोड़ा सा डिले आता है। वॉइस क्लियर है? वॉइस कम है बेटा, मैं आपको क्या ही बताऊं। कल शाम को दवे सर से मेरी बात हो रही थी तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी धन्य है जो आप इस कंडीशन में भी पढ़ा रहे हैं, मतलब गले की हालत में आपको क्या ही बताऊं, और फिर भी आपको लग रहा है कि वॉइस कम है। तो बेटा अगर इससे ज्यादा मैंने अगर वॉइस के साथ में पढ़ाया तो हालत खराब हो जाएगी, आगे क्लास बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि डॉक्टर के पास जाता हूं तो वो 21 डेज लिखता है, 21 डेज का टोटल रेस्ट करो रिलीफ मिलेगा। मैंने कहा इतना नहीं हो सकता, तो बोला रिलीफ भी नहीं होगा। ये चीज बताओ क्या कर लिया जाए। 21 डेज के लिए मैं बिना पढ़ाए रह सकता हूँ क्या? मैं पागल हो जाऊंगा अगर 21 दिन तक मैंने नहीं पढ़ाया तो, समझ जाओ आप। ठीक है बेटा, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 7 सभी स्टूडेंट का क्लियर है? पॉइंट नंबर 7 सभी स्टूडेंट का क्लियर है बेटा? जरा बताना एक बार। ओके ओके, यस, शाबाश। चलो पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 बेटा फिर बता रहा हूं, दिल में बसा लेना इन फॉर्मूलों को, इन कॉन्सेप्ट को।
जब सवाल आएगा ना फोड़ोगे देखते ही उड़ा दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस अब भी करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर है अगर क्वेश्चन को फोड़ना है तो। देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या आपका, वेव वेलोसिटी तरंग चाल, जिसको यहाँ पर v से रिप्रेजेंट किया गया है। वेव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान दीजिएगा। किसी माध्यम में विक्षोभ के द्वारा, कोई मीडियम है और उसका जो डिस्टरबेंस है उस डिस्टरबेंस के द्वारा एक सिंगल टाइम पीरियड में, एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल क्या होता है, इसमें पूरा एक राउंड को कंप्लीट करने में लिया गया समय, उसका टाइम पीरियड कल की क्लास में बता चुका हूं और इसलिए कहता हूं कि पीछे की अगर क्लासें मिस की है तो क्लास के बाद में जरूर से देख लेना, ठीक है। एक टाइम पीरियड में उस डिस्टरबेंस में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर ये कह सकते हैं कि दूरी बटा समय, समय को यूनिट कर दिया इकाई टाइम पीरियड और इकाई आवर्त काल में, इकाई समय में उसने जो तय की दूरी उसी को उसने तरंग चाल नाम दे दिया। और जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो है किसका, डिस्टरबेंस का, विक्षोभ का। तो विक्षोभ के द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी को वेव वेलोसिटी कहते हैं, तरंग चाल कहते हैं। नोट करना बेटा, विशेष तौर से नोट करना इधर से, यह है केवल और केवल प्रॉपर्टी जो मीडियम की है, यानी माध्यम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। टाइम और पोजीशन पे इसका कोई लेना देना नहीं है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड पोजीशन, ना तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कौन, वेव वेलोसिटी। डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी, मीडियम कैसा है, माध्यम कैसा है, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। वेव वेलोसिटी उसके टाइम पे और उसकी पोजीशन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर डेफिनेशन आपके दिमाग में चली गई है, डेफिनेशन आपकी दिमाग में आ गई है तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है। यस बेटा, ओके क्लियर है। 541 स्टूडेंट बेटा प्यार यही बना रहे, लाइक बटन पे प्रेजेंट ठोक दो, दिल थाम के बैठो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका डेफिनेशन क्लियर हुआ। V बराबर एन लेमडा, मेरे सारे सोल्जर को फॉर्मूला पता है, नया कुछ नहीं है गुरुजी, V बराबर एन लेमडा सबको पता है। अगर मैं इसको टाइम पीरियड के रूप में डिफाइन करता हूं, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो बेटा V बराबर लेमडा, फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख दिया 1/T। पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को, अगर मैं n को चेंज करता हूं, जरा गौर करिएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2πn, तो मैं इस n की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, ओमेगा बटा 2π, यस और नो। अगर मैं इस n की जगह ओमेगा अपॉन 2π लिखूं तो एक और नया फॉर्मूला आप मुझे बताना, आपका v बराबर आपका क्या है बेटा, n का रखेंगे, लेमडा पहले से दिया हुआ है और लेमडा पहले से है और यहाँ पे ओमेगा अपॉन 2π, ये बेटा लेमडा ओमेगा अपॉन 2π, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया सर। ये क्या हो गया बेटा, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला तैयार करता हूं, चौथा फॉर्मूला v बराबर बेटा ओमेगा, आप मुझे बताओ अगर मैं 2π में लेमडा बटे में ले आता हूं, 2π बटा लेमडा, बेटा अभी अभी मैंने पीछे बताया है, आप साइड में लिख लीजिए, 2π अपॉन लेमडा क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। 2π अपॉन लेमडा को अगर मैं k लिखता हूं तो ओमेगा बटा k, ये मेरा चौथा फॉर्मूला। ये इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, शायद यहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है तो आप इसको हटा देना, मैंने जो लिखा उसको देख लेना। पहला फॉर्मूला v बराबर एन लेमडा, ये न्यूमेरिकल का खेल है गुरुजी, अगर समझ लिया इधर से सर तो मैं बता रहा हूं सवाल फोड़ दोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किसका मेकअप किधर कर दिया गया है। दिल में एक बार इसको बिठा लें, दिमाग में बिठा लें, v बराबर एन लेमडा, समझ लो एक बार फिर से पूरा, n फ्रीक्वेंसी है, आवर्त काल का व्युत्क्रम, n की जगह 1/T लिख दिया, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। बट हमें एक चीज और पता है, साइड में मेकअप कर लो, ओमेगा बराबर 2πn होता है तो n बराबर ओमेगा बटा 2π, इस n की जगह मैंने v बराबर n की जगह ओमेगा बटा 2π और साथ में लेमडा रखा है।
तो लेमडा ओमेगा बटा 2 पाई, ये लेमडा ओमेगा बटा 2 पाई यहाँ पे था, वो लेमडा यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, यस। ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला बेटा अभी अभी मैंने बताया प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वो इसीलिए मैंने रिपीट किया था। तो ओमेगा बटा 2 पाई बटा लेमडा, इस लेमडा का भाग लगा दिया बट्टे में, नीचे लिया है, तो ये के हो गया ओमेगा बटा के, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो सही है, इसमें गड़बड़ है आपका। तो सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल के लिए एक बार इस न्यूमेरिकल के लिए यस सर बोल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, यहां से जो न्यूमेरिकल आएगा उसको फोड़ देना है। वेलोसिटी आपका तरंग वेव जो है, वेव वेलोसिटी जो है, इसका जब न्यूमेरिकल आएगा ना, यही फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। मैं कहूंगा कोई सा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए, मेरे सोल्जर उसको फोड़ देने चाहिए, क्योंकि मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया पूरे फॉर्मूले का। सभी का क्लियर है बेटा? यहां से रेड्डी सर की क्लास क्यों नहीं है बेटा? इसके बारे में मैं आपसे लास्ट वाली क्लास में, मुकेश सर की क्लास में भी बात कर चुका हूं, और इस क्लास के लास्ट में भी मैं बात कर लूंगा आपको। क्लास क्यों नहीं है? क्लास के बीच में बात नहीं करेंगे, क्लास के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 सभी का क्लियर है सर? यस सर, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे सोल्जर, ठीक है, यस। आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 को समझिए। फेज, कला, कला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये फेज क्या चीज है, ये कला क्या चीज है, इसको थोड़ा दिमाग में, क्योंकि हम बोलते हैं कालांतर, कला का अंतर, फेज, इसकी फेज क्या है, इसकी कला क्या है? जरा सवाल को समझे, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। फेज कला क्या है? तरंग गति यानी वेव मोशन जो है, उसमें एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी राशि जो किसी भी टाइम, किसी भी क्षण कण के डिस्प्लेसमेंट को और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। वेव मोशन में किसी भी टाइम, वेव मोशन में किसी भी टाइम किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन, उसका विस्थापन और उसकी दिशा, दोनों को रिप्रेजेंट करे। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसका डायरेक्शन कितना है, अगर ये दोनों क्वालिटी किसी में पाई जाती है तो वह है आपका फेज यानी कला, उसे कला कहते हैं। यानी वेव मोशन में फेज कला एक ऐसी क्वांटिटी है जो उस पार्टिकल के लिए किसी समय पर, किसी क्षण पे उसका डिस्प्लेसमेंट बताती है और उसका डायरेक्शन बताती है, उसे ही हम फेज कहते हैं, उसे ही हम कला कहते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अपन बात करेंगे इसको इक्वेशन के साथ में, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा फेज का, कि कैसे फेज डिफरेंस निकालते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये डाउट्स आपका क्लियर होगा। 2 बजे वाली क्लास आग क्लास होती है यूट्यूब पे, याद रखिएगा। 2 बजे जो मेरा प्रैक्टिस सेशन आता है, आज 2D का प्रैक्टिस सेशन है पार्ट 2, 2 बजे वाली क्लास में ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे पहुंच जाए कर उस क्लास में। और कॉन्फिडेंस में मत जियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो मामला गुल है बेटा, जीरो है मामला। अगला पॉइंट पे आ जाइए, और इस फेज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे लेके आऊंगा, उस फेज वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लेके आऊंगा कि कला सेम है, डिफरेंस है, कैसे उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। बाकी चीजें न्यूमेरिकल में होगी, लेकिन फेज को आप पहचानो कैसे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जरा नोट करना, दिल थाम के बैठो, आराम से रिलैक्स होके, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है समझ में आना चाहिए। क्लास एक दिन लेट हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 नोट कर रहे हो बेटा, पॉइंट नंबर 3 नोट कर रहे हो, पॉइंट नंबर 5 नोट कर रहे हो, यस और नो? अगर आप पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 नोट कर रहे हो तो आप ये भी नोट कर रहे होंगे, ये भी नोट कर रहे होंगे, यस और नो? बिल्कुल कर रहे हैं। यानी पॉइंट 1, 3 और 5 सेम फेज में है। पॉइंट 1, 3 और 5 सेम फेज में है, समान कला में है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हुआ, स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, ये 2 राउंड आपके कंप्लीट हो गए, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जिस पॉइंट पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, उस पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं जरा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2 नजर आया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, क्या आपने इनके एरो देखे, क्या आपने इनकी
डायरेक्शन देखिए, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है एरो के साथ में, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 भी समान कला में है, 2 और 4 भी समान कला में है। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरा। आपको पॉइंट नंबर 6 नजर आता है, आपको पॉइंट नंबर 7 नजर आता है, समान कला में, हाईएस्ट पॉइंट पे समान कला में है। तो पॉइंट नंबर 6 और 7 भी समान फेज में है, समान कला में। इस प्रकार आपको इसको कला को पहचानना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे कला सेम है, कौन से पर डिफरेंस है। जैसे मैं 3 और 7 की बात करूं, अलग कला है, मैं 3 और 4 की बात करूं, अलग कला है, लेकिन 3 और 5 सेम फेज में है, समान कला में है। यही चीज मैंने इधर थ्योरी में लिखा है, कौन से की फेज किसके साथ है, 1 3 5 समान कला में है, 6 और 7 आपस में समान कला में, 6 और 7 भी है, 2 और 4 भी है, जो थ्योरी में नहीं लिखा पीछे। मेरा काम केवल आपको डायग्राम समझाने का था। जरा ध्यान दीजिएगा, कितने सारे बच्चे बता रहे वाह, इसके अलावा कोई आपको कला समान नजर आती है क्या? मैं लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर लिख देता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 8 और 9। अगर आपको लगता है कि समान कला में है तो कमेंट करके बता दो। अगर मैंने जो पॉइंट नंबर 8 और 9 बनाया है, अगर आपको लगता है कि सेम पेज में है तो बताओ। बता दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 बेटा। यस, 8 और 9 पॉइंट बनाया मैंने, क्या वो सेम पेज में है? जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे प्रत्येक सोल्जर का। और मैंने कहा बेटा वेव एंड साउंड टॉपिक है। कल एक बच्चे का कमेंट देख रहा था कि सर वेव और साउंड कोई टॉपिक कोई टीचर पूरा नहीं करवाता, 2-3 क्लास करवा के बंद कर देते हैं, क्या आप पूरा कराओगे? मैंने कहा बेटा पहली बात तो ये सिलेक्शन बेच की क्लास है, सिलेक्शन बेच मरते दम तक पूरा करके छोड़ूंगा, चाहे मुझे साल 1 लग जाए, लेकिन पूरा करवा के रहूंगा, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंस काम हो, कुछ भी हो। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक कोर्स पूरा नहीं होता, 11th और 12th दोनों का। तो उसमें साउंड आ गया तो वो भी पूरा होगा, ढंग से होगा, आराम से होगा। बिल्कुल सेम पेज में, यस सर आंसर आ रहा है बेटा, सेम पेज में है, 8 और 9 सेम पेज में। जैसे 6 और 7 सेम में, वैसे 8 और 9 सेम पेज में, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का सेम पेज। ठीक है, यस, नीचे की तरफ दोनों, ये दोनों ऊपर की तरफ है, 6 और 7। आगे आ जाओ थोड़ा सा, एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बेटा। एक न्यूमेरिकल आपने करतार बुक में देख लिया इसका, एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल लुसेंट की बुक में भी है, एक दो न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाए हैं। और बहुत जहरीला सवाल बनता है, सवाल को समझो और न्यूमेरिकल को फोड़ेंगे। बहुत अहम सवाल है, आने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेंगे, डायरेक्ट फोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ आपको। तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, ये मीडियम है, और इस माध्यम से यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इकाई क्षेत्रफल से, इधर मीडियम है और इस मीडियम से, इस पूरे मीडियम में से मैं यूनिट, इकाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूं। एरिया को इकाई कर दिया नंबर 1, नंबर 2 यूनिट टाइम इंटरवल, इकाई समय में, यानी किसी माध्यम से एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में। ध्यान देना मेरी बात पे, फिर फॉर्मूले पे जाऊंगा, पहले डेफिनेशन दिमाग में उतार लो ताकि फॉर्मूला आसानी समझ में आए। किसी माध्यम के इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इकाई क्षेत्रफल से, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली एनर्जी, फ्लो करने वाली एनर्जी को, प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को, मतलब प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की औसत मात्रा को तरंग तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट टाइम इंटरवल से जितना एनर्जी फ्लो करेगा उसका एवरेज इंटेंसिटी कहलाएगा, वेव का, तरंग की तीव्रता कहलाएगा, जो आपके सामने है लिखा हुआ है। क्या लिख दिया इधर? W बटा मीटर स्क्वायर। बहुत अहम सवाल है सर, दिल पे हाथ रख के एक बार पेपर पेन उठा के बता दो, ये W बटा एम स्क्वायर क्या है? मुझे जवाब चाहिए, W बटा एम स्क्वायर क्या है? क्योंकि मैं बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं,
बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इधर से नोट करिए। लेकिन पता होना चाहिए कि डब्ल्यू क्या है, प्रत्येक मेरे सोल्जर को पता होना चाहिए कि डब्ल्यू क्या है। फटाफट से फटाफट से, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे हम वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। क्या बात है, जुनून जिद वर्दी की जो हमने पाल रखी है वो पूरा नहीं होती तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू क्या है, कोई बच्चा बताएगा? वोट पर मीटर स्क्वायर। शाबाश मेरे सोल्जर, मतलब डेफिनेशन क्लियर है बच्चे का, क्योंकि वही बच्चा वोट इसको बनाएगा, इसको डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन में कैसे बनाता हूं? डेफिनेशन बनाता हूं आई बराबर, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी को मैंने ई लिख दिया, ठीक है, एरिया को मैंने ए लिख दिया, टाइम को मैंने टी लिख दिया। क्या डेफिनेशन बनाओ? बनाता हूं। किसी मीडियम में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इंटेंसिटी ऑफ वेव कहलाती है। आई बराबर ई बटा ए इंटू टी। एक चीज मेरा सोल्जर मुझे बताएगा बेटा, पी पावर पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा टी। डब्ल्यू को अगर मैं एनर्जी ई बटा टी लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं ई बटा टी को पावर पी लिख देता हूं तो इंटेंसिटी आई बराबर पी बटा ए हो जाएगा। पी को मैं पावर वोट लिख दूंगा, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दूंगा। तो बताओ किसी बच्चे को ये यूनिट रट्टा मारने की जरूरत है क्या? किसी बच्चे को ये यूनिट रट्टा मारने की जरूरत है क्या? अगर ये चीज समझ ली तो आगे वाली स्लाइड पे तहलका मचा देंगे, क्योंकि वो सब कुछ खत्म है आगे वाली स्लाइड पे। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो, डायरेक्ट अगर आपको यूनिट याद है तो उड़ा देंगे। बताओ, यहां से क्लियर है मेरे प्रत्येक सोल्जर का? डाउट? क्या बात है, बहुत अच्छे, यस सर। वोट पर मीटर स्क्वायर, अभी तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे, थोड़ा कमेंट आपका डिले आता है सर। याद हो गया बेटा, याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ वेव का यूनिट वोट पर मीटर स्क्वायर होता है। वाह बेटा वाह। अब देखिए इसका ऑपरेशन, अब न्यूमेरिकल कहां से बना था, कहां से पूछा गया था, कहां से पूछा जाता है, जरा दिमाग में डालना, एक बार समझने की कोशिश करना। एक डेरिवेशन, आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो आपको एक डेरिवेशन मिलेगी। ये डेफिनेशन में आपको क्लियर करवा चुका हूँ। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी को मैंने पावर ई बटा टी को पावर बना दिया, एरिया पावर अपॉन एरिया, ये मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वाले स्लाइड में। लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये जो डेरिवेशन पार्ट है वो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। एनसीईआरटी बुक उठा के देख लेना, आपको आधा पेज का डेरिवेशन मिलेगा जिसका अपने कोई यूज नहीं है। अपने यूज है केवल इस फॉर्मूले का, तो मैं फिर बता देता हूँ, मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है। अगर आपको डेरिवेशन देखनी है आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। फॉर्मूला याद करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये आपका इंटेंसिटी का डेरिवेशन का फॉर्मूला है। और उसी फॉर्मूले से ए पहला कंडीशन, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सॉरी आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, अगर वी और रो कांस्टेंट होता है तो नंबर 1, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, एन फ्रीक्वेंसी है, वी आपका वेव वेलोसिटी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी तरंग की तीव्रता। ये सवाल जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो इसके कम से कम 5-6 सवाल अलग अलग टाइप के करेंगे, लेकिन वो सवाल यहाँ पर भी बनता है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इधर देख लो, आई इंटेंसिटी, एरिया एरिया सॉरी ये आपका एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है, आई समानुपाती ए स्क्वायर, लेकिन v और रो कांस्टेंट होना चाहिए। v क्या है? वेव वेलोसिटी, v यहाँ पर आपका वेव वेलोसिटी है, तरंग चाल है। रो क्या है? डेंसिटी। n और पाई तो अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो a स्क्वायर समानुपाती होगा i के। ये चीज मुझे बताइए, इसका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा तो। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ए स्क्वायर, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। मेरे सोल्जर कमेंट में यस सर लिख देंगे, लाइक बटन पे प्रेजेंट ठोक देंगे चॉस के साथ में। आगे से सवाल आएगा इंटेंसिटी का, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। बोलिए एक बार मेरे साथ इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अभी का अभी निपटा देते, अभी का अभी स्केल कर लेते। फॉर्मूला फटाफट से याद करके आगे बढ़ो ताकि जब न्यूमेरिकल आए तो उड़ा दें इसको।
2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, जो मैं आपको याद करवा चुका हूँ। उसी का क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है 100%। आगे बढ़ता हूँ। रो आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम है, माध्यम का घनत्व है। एक और स्टार पॉइंट आपका लगा लो, एक और स्टार पॉइंट आपका लगा लो इधर से। ये खत्म नहीं हुआ था, इससे पहले एक पॉइंट और आ गया आपके सामने और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया। फिर बता रहा हूँ, मैंने जो जो चीजें अपडेट किए, जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया तो उसको फील किया है। ये नोट्स ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चे के प्रैक्टिस सेशन में आ रही है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से नोट्स बनते हैं। ये 1 घंटे की क्लास को तैयार करने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं गुरुजी, समझना इस बात को, हल्के में नहीं लेना इस क्लास को। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, पी पॉइंट पे पावर जो है वो सोर्स की डिस्टेंस यानी दूरी आर पर, अगर तीव्रता की बात करें, इधर कोई पॉइंट पी है और इससे आर दूरी पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है आई। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल डायरेक्ट करवाएंगे वहां से, नोट करो। अगर कोई पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी से आर दूरी पर हमें इंटेंसिटी पूछ रहा है कोई बंदा कि बिंदु पी से आर दूरी पर बताओ कितनी तीव्रता होगी। पी शक्ति के किसी बिंदु सोर्स से, पॉइंट सोर्स से आर दूरी पर अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो आई बराबर, अभी बताया मैंने, अभी बताया, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता इसको। मैं अभी इसको एक बार रेक्टिफाई कर देता हूँ, अभी मैं एक बार इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। क्या अभी मैंने इसका फॉर्मूला दिया बेटा आपको, आई बराबर ई बटा ए इंटू टी, याद आया कुछ? डेफिनेशन वाला फॉर्मूला बेटा, ई बटा टी को क्या लिखा था, पी बटा ए, कुछ याद आ रहा है? पी बटा ए। अगर मैं इसको लिखता हूँ आई बराबर पी बटा ए एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तुरंत मेरे बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा, सर पाई आर स्क्वायर भी तो ले सकते थे, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? एक पॉइंट पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, वो पॉइंट ये रहा, पॉइंट सोर्स, जो आपका जिसका पावर बिंदु पी पर है वो पॉइंट सोर्स है। और पॉइंट सोर्स को जब अपन मतलब इसको डिफाइन करेंगे सोर्स के रूप में, तो वहां पे एक सर्कल बनेगा, सर्कल बोले तो स्फीयर की फॉर्म में बनेगा, एक गोला बनेगा। क्योंकि इंटेंसिटी बात करें तो एक वृत्त की परिधि पे नहीं, अगर कोई बिंदु गोले के बीच में है तो वो सभी दिशाओं में बराबर बराबर दूरी पे होगा। ये नहीं कि वृत्त बना दिया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। अगर स्पेयर बनाएंगे तो इधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर 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 भी होगा, स्पेयर। और इसीलिए जो एरिया था ए वो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अगर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया तो बस मेरा काम हो गया, बस मुझे इससे मतलब है, क्योंकि आग मुझे इस कॉन्सेप्ट में लगानी है, मुझे आग इस कॉन्सेप्ट में लगानी है, मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे आग इस कॉन्सेप्ट में लगानी है, बस इसको फोड़ दो आप। क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है ना? हाँ एरर आ रहा है, मुझे भी शो कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है ना? हाँ कुछ एरर आ रहा है। चलो चलो, ओके ओके ओके। अब देखिए सब ठीक है बेटा, अब देखिए सब ठीक है, अब देखिए सब ठीक है बेटा, एक बार ओके ओके। अब देखिए सब ठीक है बेटा, एक बार, मैंने भी अभी नोटिस किया कि कुछ एरर बता रहा है इधर, है ना? अब देखिए बेटा अभी ठीक है, एक बार कमेंट में ओके क्लियर कर दीजिए, अभी ठीक है मेरे एंड से, मैंने भी नोटिस किया कि कुछ एरर दिखा रहा था इधर। अब बताइए, ओके लिख दीजिए एक बार कमेंट में सारे बच्चे जोश के साथ, जोश के साथ में ओके लिख दीजिए फटाफट से। ओके ओके ओके, यस सर, शाबाश। अब मुझे ये बताओ, इसका न्यूमेरिकल आया तो फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? सर कौन सा न्यूमेरिकल? वही तरंग की तीव्रता। अगर बिंदु से दूरी को या बिंदु सोर्स से, जो पॉइंट सोर्स है उससे दुगना कर दें, आर का मान दुगना, इंटेंसिटी 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, यानी 1/4 गुना, दूरी को दोगुना कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, r/2, इंटेंसिटी 4 टाइम्स। इसका न्यूमेरिकल बनेगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा गुरुजी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा, जो आपको सॉल्व करना है। शाबाश मेरे सोल्जर, अगर इस पे दिल आ गया सवाल पे तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत
इस सवाल के लिए क्या है, इस पूरी स्लाइड का खेल, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस न्यूमेरिकल के लिए बन रहा है। इस पे इतना फोकस कर लो कि जब सवाल आए ना विद इन नैनो सेकंड में ये चीज दिमाग में आ जाए। इंटेंसिटी दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस तरीके से। अगर दूरी के साथ इंटेंसिटी उचित तो आई, अभी एम्पलीट्यूड के साथ में आया था, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर था। इसका भी न्यूमेरिकल आता है, इसका भी न्यूमेरिकल आता है। चलो बेटा आगे आओ। पॉइंट नंबर 11, ये साउंड और वेव है गुरुजी, ये साउंड और वेव है, हल्के में मत लेना, जल्दीबाजी के चक्कर में कचरा हो जाएगा, ना पहले समझ में आया था ना आज समझ में आएगा। आराम से समझ लो, हल्के में लेने की कोशिश मत करना टॉपिक को, पूरा जहर टॉपिक है ये। ध्यान दीजिए, एनर्जी डेंसिटी क्या है, ऊर्जा घनत्व है। डेफिनेशन दिमाग में आ चुका होगा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यूनिट वॉल्यूम में स्टोर एनर्जी एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। बस हो गया काम हमारा, खत्म है। देख लो, माध्यम के यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। डेफिनेशन सबको पता है। जरा मेरी बात को नोट करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा मेरी बात पे ध्यान देना बेटा। अगर हमने इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी दिया था, इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने दिया था, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, क्योंकि अपने भी फॉर्मूला लिखा था एनर्जी डेंसिटी, अपने जैसे अभी इसको कहा, जैसे मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, सॉरी आगे गया, इस पॉइंट पे आया, ये वाला पॉइंट आपका इंटेंसिटी वाला, ये इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट मैंने लिया है, इस इंटेंसिटी वाले पॉइंट से मैंने ये फॉर्मूला याद करवा दिया आपको, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। वी यहाँ पे आपका स्पीड वेव दिया गया, तरंग चाल दिया गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम, अगर अपने यहाँ पे इसे एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम के रूप में डिफाइन कर दो, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिफाइन कर दो, तो करना क्या है, उस एनर्जी के फॉर्मूले को इंटेंसिटी में बदलो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा चुका हूं, फोड़ दो और उड़ा दो, अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व है, आपको दिया गया एनर्जी अपॉन आपका वॉल्यूम आयतन। अब इसको रेक्टिफाई करना है थोड़ा सा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एनर्जी अपन जो वॉल्यूम था, इसको इंटेंसिटी में कैसे कन्वर्ट किया गया, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। यानी अगर मैं इसका ऑपरेशन करता हूं, अगर मैं इसका ऑपरेशन करता हूं बेटा, इधर साइड में देख लेना बेटा, I बराबर E बटा A इंटू टी। आपको यहाँ पे जो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दिया गया है, इस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी में कैसे बदल दिया गया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसको जो आपका ऊर्जा है उसको इंटेंसिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इंटेंसिटी आपका क्या होगा, E अपॉन A इंटू टी, और एनर्जी आपका E है, और वॉल्यूम, एनर्जी को E लिया, वॉल्यूम को V लिया। बेटा वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू एल, एरिया इंटू एल, तो E बटा A। अब यहाँ पे मैं इसको T से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर अगर मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा एक चीज मुझे बताना, अगर इस T का मैं इधर भाग लगा देता हूं L बटा T, तो ये क्या हो जाएगा इधर वेलोसिटी, और E बटा A इंटू टी क्या हो जाएगा इंटेंसिटी। अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं नई स्लाइड बना के आपको बता देता हूँ। नई स्लाइड में अगर आपको समझ में, यहाँ समझने में अगर दिक्कत है, मैं पहले एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा, ऊर्जा घनत्व की बात करूंगा। तो ऊर्जा घनत्व का जो आपका फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा आपका E अपॉन वी, यानी वॉल्यूम आयतन, वी वॉल्यूम है, नोट करना, ठीक है। अब मुझे इसको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व है, अब मुझे इसको इंटेंसिटी में बदलना है। तो आप मुझे ये बताओ, जो चीज मैंने अभी आपको इंटेंसिटी को लेकर क्लियर करवाई है, डेफिनेशन फिर बोल रहा हूं, E बटा A इंटू टी, परिभाषा याद है, एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा की तीव्र तरंग की तीव्रता कहलाते हैं इंटेंसिटी। I बराबर E बटा A इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक काम करिए, ये जो आपका E अपॉन V वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आयतन, इसको एरिया इंटू लेंथ कर दीजिए। एक काम करिए, ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो एक काम करते हैं, E बटा A इंटू टी, E इंटू A इंटू टी को साइड में लिखा। अच्छा, ऊपर जो T बच गया, एक बार लिख लो इसको, ऊपर T बच गया और नीचे क्या बच गया L।
बेटा टी को उलट दो, नीचे ले आओ बेटा। ई बटा ए इंटू टी क्या हो गया, इंटेंसिटी आई, देख लेना। ई बटा ए इंटू टी इंटेंसिटी आई बटा बेटा इस टी का भाग लगा दो एल बटा टी। बेटा फॉर्मूला वेलोसिटी का विस्थापन बटा टाइम, तो बेटा आई बटा वी हो गया। क्या ये चीज जो मैंने इधर बताई है किसी बच्चे को दिक्कत है? कहां से कहां पे बेटा? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, वॉल्यूम है ये भी, आयतन वॉल्यूम, वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट किया है इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी में। हर एक बच्चे के समझ नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टेप बच्चे 10 बार पढ़ेंगे तब भी समझ नहीं आएगा अगर फोकस नहीं कर रहे हो तो। मैं फिर बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये ब्लैक स्लाइड मिसिंग हो जाती है, ध्यान दे लेना इसको। ये ऊर्जा बटा आयतन है ना, वो इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हर एक बच्चे के बस में नहीं आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। आगे चले बेटा, देखो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ, इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी में, बस इसी की बात कर रहा था। यही चीज आपको समझनी है, इसी चीज पे आपको ध्यान देना है। बताइए बेटा, क्लियर है सभी बच्चों का? सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से, शाबाश, वेरी गुड। बताइए यस। 575 लाइक्स है बेटा, प्रेजेंट लगाइए सर, क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रोज क्लास लेते हैं सर, क्लियर है? शाबाश। चलो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, तरंग वेव। और ये आपका वेलोसिटी आ ही गया है, तरंग वेग, वेग से वेग कट जाएगा। जरा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लो। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो आपका फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। कैसे बनाया मैंने सब कुछ बता दिया है, ये कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूले का मेकअप है। घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, वही सवाल 2 गुना, आधा, 4 गुना, 5 गुना वाला सवाल जो आपको याद में रखना है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा? यस सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है, यस। चलो देखिए बेटा, अगले पॉइंट पे आते हैं। एक नया पॉइंट आपका आपके सामने, जो 11 पॉइंट्स थे ये मैंने खत्म कर दिए। अगला पॉइंट आ गया आपका अनुप्रस्थ तरंग की चाल, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फिर बोलूंगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल। बच्चा आसपास नहीं भटकता इन सवालों के, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते। कॉन्सेप्ट पावर है, साउंड वेव अगर आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल चुटकियों में हल होंगे, लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आता इधर से, डायरेक्ट रिलेशन का न्यूमेरिकल आता है। क्या कॉन्सेप्ट बेटा? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। बेटा ट्रांसवर्स वेव अगर अपन बात करें, स्ट्रिंग, रस्सी वाला एग्जांपल, अगर रस्सी वाला एग्जांपल लेते हैं तो मैंने आपको पीछे बताया क्लास के शुरुआत में, वो ट्रांसवर्स वेव है। और उस ट्रांसवर्स वेव में जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √T बटा है v बराबर, याद रखें, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्प्रिंग, रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v बराबर √T बटा m। यहाँ पे T टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में तनाव है, m ध्यान देना, m नोट करना, दिमाग में नोट करना, m क्या है, डोरी का रेखीय मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, डोरी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, इकाई लंबाई में द्रव्यमान, एकांक लंबाई में द्रव्यमान, जो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला, सबसे पहले स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होती है, और कोई पूछे कि रस्सी में वेग कितना होगा, तो हम बोलेंगे v बराबर √T बटा m। T क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग है, m क्या है, m है आपका लीनियर रेखीय, जो आपका मास डेंसिटी है वो है द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व,
मैंने बताया। तो मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए जो यहाँ पर लिखाया हुआ है, ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंग का वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को याद है। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? यहाँ पे सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहाँ से बेटा? अच्छे से क्लियर है? यस। अभी कोई इश्यू नहीं है बेटा इंटरनेट का? सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया। यहां से कोई इश्यू नहीं है बेटा मेरे एंड से, इंटरनेट का सब कुछ ठीक है? ओके, यस। देखो, अगर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं गुरुजी, जहर वाला ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन होता है जरा ध्यान दीजिए। पॉइंट मैंने बनाया, स्पेशल पॉइंट आपका। और स्पेशल पॉइंट क्या है? अगर उस स्ट्रिंग का, अगर उस रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, अगर उस स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो एम बराबर आपका रो ए, एम बराबर आपका रो ए। यानी ये कह सकते हैं जो आपका इकाई लंबाई में जो द्रव्यमान घनत्व था उसको आपने एम बराबर रो ए के रूप में लिखा दिया, डिफाइन कर दिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है तो रो बराबर एम बटा ए, एम बटा ए, तो ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो एम बराबर रो ए आ गया। सर जी चलो ठीक है, तो ऑपरेशन करना स्टार्ट। वी बराबर रूट टी बटा एम, एम का वैल्यू रो ए, रो ए। अच्छा, एक चीज कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा, अगर अपन बात करते हैं प्रतिबल, तो बेटा जो कॉन्सेप्ट आपका आता है स्ट्रेस का, वो क्या होता है? टेंशन अपॉन एरिया। याद किया आपने? टेंशन अपॉन एरिया को आपने स्ट्रेस से डिफाइन किया हो, तो बेटा टी बटा ए को मैंने स्ट्रेस लिख दिया, अपॉन में रो। एक और नया फॉर्मूला, एक और नया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला वी बराबर जनरल फॉर्मूला, वी बराबर रूट टी बटा एम, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, जो मर्जी आए उससे फॉर्मूला पूछ ले, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। लेकिन सवाल इनसे अभी तक आपके किसी बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा। ये बात नोट करके रखो। आपका जो ट्रांसवर्स वेव है स्ट्रिंग में, रस्सी में, उसके वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट टी बटा एम। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है तो m बराबर रो ए हो जाएगा, रो ए टी बटा ए एस, एस मतलब स्ट्रेस प्रतिबल, टी बटा ए का आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सारे मेरे सोल्जर का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश। अब एनडीए का सपना टूट गया, सपना यूं नहीं टूट सकता। अगर आपने सपने देखे हैं पूरे करने के तो वो होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बस अपनी जंग जारी रखो, लड़ाई मत हारो, लड़ाई करना बंद मत करो, लड़ते रहो अंतिम क्षण तक, जरूर जीत होगी, जरूर हम जीत जाएंगे। यहां तक बेटा सभी बच्चों का क्लियर है? जरा बताएं, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखिए बेटा, यहां पे कंसेप्ट में लेके आ रहा हूं। यहां से अगला पॉइंट आपका, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल यानी ध्वनि तरंग। सर अभी क्या बता रहे थे? अभी हम ट्रांसवर्स वेव देख रहे थे। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में तरंग का वेग निकाला। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल किसका दिया है बेटा? साउंड वेव का, यानी ध्वनि तरंग का। ध्वनि तरंग पे फोकस करिए, साउंड वेव पे फोकस करिए। जरा ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। क्या कहा जा रहा है आपको? बोला ये जा रहा है कि अगर कोई इलास्टिक मीडियम है, प्रत्यास्थ माध्यम है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का अगर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लेते हैं तो वो होता है v बराबर अंडर रूट ई बटा रो। ठीक है, अंडर रूट ई बटा रो, माध्यम की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम सेम चीज है। एक बार ये जनरल फॉर्मूला याद कर लें, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग का वेग v बराबर अंडर रूट ई बटा रो। ई इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम है। एक बार ये जनरल फॉर्मूला जो है, अब इसका मैं ऑपरेशन करूंगा, इसको तोड़ूंगा फोड़ूंगा, लेकिन पहले एक बार ये जनरल फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, यस। ठीक है बेटा,
डीडी सर की क्लास, बेटा अभी बात करते हैं डीडी सर की क्लास के बारे में भी। आज डीडी सर की क्लास नहीं लगी है, ठीक है, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। अब बेटा ये मेन फॉर्मूला याद हो गया सभी सोल्जर को, ये मेन फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या पॉइंट है। पहला सॉलिड के लिए, पहला सॉलिड के लिए, अगर सॉलिड के लिए इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम या इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम जो आपको यहां पर दिया गया था ई, अगर इसको मैं सॉलिड में लिखना चाहूं तो बेटा वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट वाई बटा रो, कॉपी पेस्ट करना है। ई बटा रो अगर सॉलिड है तो वाई बटा रो, वाई क्या है, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट जो आपको यहां पर दिया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर दूसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूं लिक्विड या गैस मीडियम की, लिक्विड या गैस की, तो v बराबर अंडर रूट v बटा रो। मेन था ई बटा रो सॉलिड के लिए, वाई बटा रो लिक्विड और गैस के लिए b बटा रो, क्योंकि b है लिक्विड या गैस का जो मीडियम है उसका आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पर आपको दिया गया है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड या गैस, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड या गैस b, इससे याद रखिए। यंग मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस b बटा रो, सेम चीज, कॉपी पेस्ट। जनरल फॉर्मूला अंडर रूट ई बटा रो था, ई को सॉलिड में y और लिक्विड और गैस में b। यहां अब आता है एक बहुत बहुत अहम सवाल, एक बहुत अहम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सारे सोल्जर एक बार हाउस द जोश का रिप्लाई करेंगे। मैं आपका अपना जोश और डबल कर लेता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गले की प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इसको समझिएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, चाहे आपका सॉलिड हो ठोस हो, चाहे आपका लिक्विड द्रव हो, चाहे आपका गैस हो, पहला सवाल तैयार करूंगा, कम से कम 2-3 सवाल तैयार करेंगे अपनी इधर से। पहला सवाल, सॉलिड सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, मानते हो इस बात को? सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड सबसे ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है उसके लिए ई का वैल्यू सबसे ज्यादा। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, थोड़ा सा बैक लेके आता हूं मैं आपको। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग का वेग का फॉर्मूला अंडर रूट ई बटा रो। याद आ रहा है बेटा, फॉर्मूले याद हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ई इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, ई। अगर ई की बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो ई की इलास्टिसिटी सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा है। तो बेटा जरा गौर करवाओ इस पे, क्या मैंने सही लिखा है? ई सॉलिड, ए लिक्विड और ई गैस, सबसे ज्यादा ई इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम सॉलिड के लिए, उसके बाद में लिक्विड और उसके बाद में गैस। अब दिमाग में नोट करना मेरी बात को, अर्थात ठोस में साउंड है, साउंड इन सॉलिड का स्पीड मैक्सिमम, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा और गैसों में स्पीड सबसे कम होती है। मतलब 100 बातों की एक ही बात करूंगा, बस पूरा का पूरा लॉजिक यहीं पे भरा हुआ है, पूरा का पूरा लॉजिक यहीं पे भरा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बस यही चीज मुझे समझानी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा गया जाएगा आगे, फिर से पूछा जाएगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि ई सबसे ज्यादा सॉलिड का है तो वेलोसिटी भी सॉलिड में सबसे ज्यादा। उसके बाद में आता है लिक्विड द्रव्य और उसके बाद में आता है आपका गैस। तो बेटा वी स्टील में वेग सबसे ज्यादा, सॉलिड में स्टील लिख दिया, लिक्विड आ रहा है वाटर आ गया और गैस आ रहा है एयर लिख दिया उसके लिए। तो सबसे ज्यादा वेग होगा स्टील में, उसके बाद में वाटर में, उसके बाद में एयर में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये चीज मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में अगर आ चुकी है तो एक बार फटाफट लाइक बटन को फोड़ दो कॉन्सेप्ट वाले थोड़े से। बेटा इतनी मेहनत हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ, इस हाल में इधर आके बंदा पढ़ा रहा है तो बस उसके लिए एक ही चीज मायने रखती है, वो है आपका सपोर्ट, वो है आपका सपोर्ट। मैं 2 दिन अकेला होता, आज यहाँ पे अकेला यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता तो मैं 2 दिन क्लास बंद कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब टीम के साथ खड़ा हूं तो मुझे सबसे पहले आना पड़ेगा, बाकी बाद में। अगर मैं खड़ा नहीं रहूंगा तो वो खड़े नहीं हो सकते, याद रखिए इस बात, ये बहुत जरूरी है। जिस भी हाल में है हम क्लास लेने के लिए तैयार हैं बेटा। क्लियर है बेटा यहां तक सभी बच्चों का? सभी बच्चों का यहां तक क्लियर है? लाइक बटन दिख जाए जबरदस्त वाला,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, ये वाला पॉइंट है, कल करेंगे बेटा आगे वाला। यहां तक बताइए सभी बच्चे, हाउस द जोश, हाउस द जोश, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। और जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, अनअकैडमी पे सुबह 8 बजे मेरी क्लास आती है, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट वीडियो है जो शाम को शायद आपको 4-5 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि 4 बजे पहले मैं फ्री नहीं हूँ। 4 बजे बाद में कोई वीडियो बनाऊंगा, उसको आपका अपडेट मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा, यस। ओके, क्लास में प्रेजेंट लगा दी 688 कंजूसी तो अभी भी चल रही है। चलो बेटा, हाँ, और मैं डीडी सर की क्लास के रिगार्डिंग में आपको बता रहा था बेटा, डीडी सर की क्लास में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारी अनअकैडमी प्लस की जो टीम है वो ऑब्जेक्शन कर रही है कि जो प्लस का एजुकेटर है वो प्लस में पढ़ा रहा है, वो दूसरी जगह और कहीं नहीं पढ़ा सकता, ये हमारी पॉलिसी है। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि आप दूसरे चैनल पे प्लस का एजुकेटर है वो वहां नहीं पढ़ा सकता, रेगुलर टीम के रूप में क्लास में नहीं ले सकता। इसलिए डीडी सर की वीक में 1-2 क्लास हम लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कमी है उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। कमी तो नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ ही है, वीक में 1-2 क्लास में लेंगे, उसमें भी आग लगा देंगे, मुझे यकीन है डीडी सर पे और आपको भी होगा। लेकिन उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासें हम प्लान कर रहे हैं, उन एक्स्ट्रा क्लासों का जो प्लान है वो भी आप ही का जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्लासें एक्स्ट्रा लगाएंगे, आपके प्रैक्टिस सेशन भी आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी आएंगे, और हम यूं ही आपको तैयार मिलेंगे। इसी तरीके से हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, हम मेहनत करते रहेंगे बेटा। ठीक है, यस। तो आज डीडी सर की क्लास नहीं लगी है बेटा। ओके, यस, ओके बेटा। 708 थैंक यू सो मच, लव यू।